जय हिंद। आप सभी को कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मंथ मार्च का मंथ चल रहा है, जो हमारा मार्च का क्लोजिंग होता है ना। व्हाई इज मार्च क्लोजिंग मस्ट फॉर एवरीवन। हम चलते हैं कि व्हाई व्हाई इज मार्च क्लोजिंग यानी कि ये जो मार्च क्लोजिंग ये क्यों होता है और ये क्यों जरूरी होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च, जिस तरीके से आपने कैलेंडर्स के बारे में जाना होगा, है ना। हिंदी कैलेंडर्स होते हैं, उर्दू कैलेंडर्स होते हैं, इंग्लिश कैलेंडर होते हैं। उसी प्रकार से जो एक बिजनेसमैन होते हैं, तो बिजनेसमैन का भी एक फाइनेंशियल कैलेंडर होता है। क्या होता है वो? फाइनेंशियल कैलेंडर, है ना। तो फाइनेंशियल कैलेंडर में क्या होता है, मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। फाइनेंशियल कैलेंडर, फाइनेंशियल कैलेंडर में यानी कि पिछले एक साल का जो भी आपका लेखा जोखा होता है, जैसे आपका 1 अप्रैल यानी कि फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च एंड लास्ट तक। 1 अप्रैल टू 31 मार्च यानी कि जो आपकी एक्टिविटीज हुई है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का, मार्च क्लोजिंग के अंतर्गत हमें उसको क्या करना होता है? क्लोज करना होता है। लाइक आप बिजनेसमैन है ना, या फिर कोई आप इंडस्ट्री चला रहे हो, है ना, या आपकी कंपनी चलती है, इटीसी कुछ भी। तो उसका आपको 1 ईयर्स का जो आपका मार्च क्लोजिंग होता है। अभी हम लोग कौन से ईयर में चल रहे हैं? फाइनेंशियल क्लोजिंग ईयर, वो हम चल रहे हैं 2023 टू 2024। ये है हमारा इस साल का क्लोजिंग मंथ, 31 मार्च। 31, ये अपना कौन सा है? क्लोजिंग मंथ हो गया। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन्स होता है ना, जो आपका ट्रांजेक्शन्स, एक साल का जो आपका ट्रांजेक्शन्स होता है, उसमें आपका सारा चीज देखना पड़ता है कि एक साल में आपको क्या प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। उसके साथ आपका ऑडिट्स का फाइल, आपको ऑडिट्स कराना होता है। उसके साथ साथ आपको टैक्स रिटर्न्स भेजे जाते हैं। उसके साथ साथ आपका जो भी मार्च एंडिंग्स तक ये सारी चीजें आपको कर करके सारी चीज का लेखा जोखा आपको तैयार करना होता है ना। तो आप पहले देखते क्या है, वो देखते हैं आपका प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि अभी तक की आपकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी हुई है ना। यानी कि आप कितना उसमें प्रॉफिट कमा चुके हैं एक साल के अंतर्गत। उसका दूसरा होता है आपका ऑडिट, जो जिसका लेखा जोखा आप तैयार करते हैं। और तीसरा है आपका टैक्स रिटर्न फाइल, जो आप टैक्स पे करते हैं, टैक्स रिटर्न। तो यानी कि एक साल के अंतर्गत आप उससे ये चेक कर पाते हैं मार्च क्लोजिंग में, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, कि एक साल में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हुई है, यानी कि क्या अभी तक आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, अभी तक क्या अर्न आप कर चुके हैं, कितने प्रॉफिट में है या फिर कितने लॉस में है, इट्सी उसके अकॉर्डिंग आपका ऑडिट्स जो होता है उसमें एक साल का पूरा लेखा जोखा आपका विवरण आपको तैयार करना होता है। और साथ साथ यदि आप टैक्स पे करते हैं तो टैक्स रिटर्न्स भी फाइल आपको जमा करनी होती है। ओके, उसी के साथ में आपका होता है जैसे कि टैक्स प्लान, है ना। तो आप क्या करते हो कि उसके ऊपर टैक्स का आप प्लानिंग करते हो कि कितना हमें टैक्स पे करना होता है। दूसरा, आप उस पर ये देखते, टैक्स प्लानिंग के साथ में आप ये देखते हो कि उस जो जो आपका रेवेन्यू है उसको एडजस्टमेंट कहाँ पे करना है, यानी कि जो आपका एडजस्टमेंट होता है वो आप उसको कहाँ करने जा रहे हो, किसी बिजनेस में करने जा रहे हो या फिर नए एक एम्पायर खड़ा करने के लिए आप जा रहे हो। साथ साथ आपका जो डेडिकेशन बेनिफिट होता है, कि यानी कि जो आपका डेडिकेशन बेनिफिट है वो आप वहां पे मैच्योरिटी करते हो कि डेडिकेशन बेनिफिट आपका क्या आया है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग होती, आगे की प्लानिंग किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप करते हैं और वो करते हैं आपके चार्टेड अकाउंटेंट के साथ में। वो एक साल का पूरा फाइल ऑडिट किया जाता है और ये पूरा एक साल का लेखा जोखा आपको तैयार करना होता है एज अ मार्च क्लोजिंग। तो आप ध्यान रखें
कि मार्च क्लोजिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और मार्च क्लोजिंग में आपका एक एक विवरण, यानी कि एक एक रुपया भी अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो उन सभी का डेटा आपको तैयार करके अपने चार्टेड अकाउंटेंट्स के द्वारा, जो आपके बीच में आपकी इंडस्ट्री में है, जो आपको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको सहयोग करते हैं, उनके साथ में ये सारी फाइल्स वो फॉरवर्डेड करते हैं। उसी के अनुसार आपको एक साल का रिन्यूअल प्रोसेस में आना पड़ता है। अब हम चलते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन सतकाम फाउंडेशन से, है ना। सत्यकाम फाउंडेशन, तो आज हम लोग बहुत मार्च क्लोजिंग के करीब आ चुके हैं, है ना। आज 22 तारीख हो चुकी है और हम लोग मार्च क्लोजिंग के करीब आ चुके हैं। तो अब हम, हमारा जो बचा हुआ शेष समय है उस पे हमें क्लोजिंग में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। जैसे आप सपोज कीजिए कि आप किसी स्टेट्स के जीएम, जनरल मैनेजर, है ना। आप किसी स्टेट के जीएम है, जनरल मैनेजर है, जो पूरे स्टेट्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो आपका जो समय रहा है, यानी कि मान लीजिए ये 2024 में विन कर चुके हैं, तो 2023 टू 2024, यानी आपको क्या करना है कि 1 अप्रैल से, यानी ये जो आपका 1 अप्रैल है 2023, 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, है ना, ये है आपका क्लोजिंग मंथ। ओके, तो एक साल का जो अभी तक का आपका डेवलपमेंट रहा है, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज, है ना, तो आपका जो डेवलपमेंट रहा है वो आपको देखना है कि एक साल में, यानी हमारे पास न्यू एम्प्लॉय का कितना सिलेक्शन हुआ है, ये रिपोर्ट्स आपके पास होना चाहिए। न्यू एम्प्लॉयज, है ना, आपके राज्य में पेंडेंसी अमाउंट कितना है, यानी कि अभी तक जो आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2024 की मैं बातें कर रहा हूं। पेंडेंसी अमाउंट, पेंडेंसी अमाउंट, पेंडेंसी अमाउंट आपका टोटल कितना है अभी तक का, है ना। अभी तक टोटल कितने बैचेस हुए हैं, बैच डिटेल क्या है, बैच डिटेल्स। उसके साथ साथ आपने पिछले एक साल में अभी तक कितने लोन, क्या है, लोन, यानी कि कितने लोन्स की फाइल अभी तक आपने अपने स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, उसके बाद लोन फाइल के अकॉर्डिंग आपका जो रेवेन्यू है वो जो ईएमआई के रूप में जाना जाता है, ईएमआई, ईएमआई रेवेन्यू आपका कितना पेंडिंग है और कितना ईएमआई आपके पास कलेक्ट होकर के आ रहा है। नेक्स्ट है आपका जो ग्रुप, जैसा कि आप ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप में आपका जो रेवेन्यू, आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग जितने भी ग्रुप्स बने हैं पिछले एक साल के अंतर्गत, है ना, उन सभी ग्रुप का डेटा आपके पास होना चाहिए, और उन सभी ग्रुप से जितना भी रेवेन्यू आपका कलेक्ट हुआ है वो रेवेन्यू का आपके पास विवरण होना चाहिए। साथ साथ जितना भी रेवेन्यू अभी तक का आपका पेंडेंसी है वो सारा रेवेन्यू आपको एनी हाउ लास्ट 31 मार्च तक क्लियर करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी, हमारे जितने भी वरिष्ठ जनरल मैनेजर्स और हमारी सभी जितने भी वरिष्ठ प्रशासन एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, आपके पास बचे हुए शेष दिन हैं जो बहुत ही आपके समय, बहुत आपके लिए एक चुनौती भरे समय है। हो सकता है कि इस समय में आपको दिन में भी काम करना पड़ सकता है, रात में भी काम करना पड़ सकता है, लेकिन डेटाबेस अपनी चीजों को आपको तैयारी करनी हो। आपका डेटाबेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एक एक रुपए का आपका लेखक जोखा बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए, है ना। उसके साथ साथ आपके पास में जो भी ऑफिस के संसाधन के लिए जो भी आपके पास जो आवंटन किया गया है, चाहे वो 1 रुपया है या फिर 1,000 रुपया है ना, या फिर 1,00,000 रुपया है, उन सभी का आपके पास विवरण होना चाहिए। जितने भी बैचेज आपकी अभी तक हुई है उन सभी बैच में कितना पेंडेंसी अमाउंट है, कितना क्लियरेंस अमाउंट है,
टोटल ड्यूज अमाउंट कितना है, क्लियर अमाउंट कितना है ना, ये आपका पूरा क्लियर करना होगा ये 31 मार्च तक। तो इस पे आप सभी विशेष ध्यान दें। और आप अपने एज अ जीएम होने के नाते आपके पास लगभग 10 डीवी, क्योंकि ड्यूज अगर आपके स्टेट में है तो सिर्फ एक जीएम के पास नहीं है, आपके पास 10 डिविजन होता है। यानी कि अगर आप 10 डिविजन है, कहीं पे 5 डिविजन भी है ना, तो कहीं पे आपका 15-17 डिविजन भी है। ये डिपेंड करता है वहां के स्टेट्स के ऊपर में। तो अब आपको ये चेक करना है कि कौन से डिविजन में कितना पेंडेंसी है ना। अब ये मान लीजिए 10 डिविजन है, 10 डिविजन टोटल आपका स्टेट का मिला रहा है कि मिला करके बता रहा है कि 1 CR का आपका पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है। तो 1 CR यानी 1 करोड़ का आपका पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है। तो आखिर 1 करोड़ पेंडिंग कहां पे, किस जगह पे, है ना। तो हमें एक एक डेटा को मिलाना पड़ेगा कि ये जो मेरे पास 10 डिविजन है हमारे पास में, ये 10 डिविजन में कौन से डिविजन में कितना रेवेन्यू पेंडिंग है, कौन से डिविजन में कितना हमारा ईबीआई का रेवेन्यू पेंडिंग है, कौन से डिविजन में कितना हमारा सेविंग का रेवेन्यू पेंडिंग है, कौन से डिविजन में हमारा कौन सा डेटाबेस जो डेटा है वो हमारा अभी तक नहीं आ पाया है, ऑफिस संसाधन जितनी भी हमारा जो भी हमारी ऑफिस की तरफ से आवंटन किया गया उसका लिस्ट अभी तक हमारे पास नहीं आ पाया है, एंड जितने भी बिल्स हैं उनका एक एक चीज का मूल्यांकन आपके पास मूल्यांकन आपको करना चाहिए। और आपको रिपोर्ट आपके कार्यालय को होना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग, जो हमारा कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है। तो हमें उम्मीद है, आशा है कि आप सभी महाप्रबंधक इस बातों को आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। इसलिए मार्च क्लोजिंग को आपको बेस्ट बनाने के लिए अपनी तैयारी करें। बचे हुए शेष दिन आपके वक्त चुनौती भरे दिन है, इसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है, लेकिन याद रहे कि इस मार्च क्लोजिंग को हमें नो ड्यूज करके आना पड़ेगा, चाहे वो हमारा सेविंग हो, चाहे वो हमारा ईएमआई हो, चाहे वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। इस बातों पर विशेष ध्यान दें। तो आपने इतना देर हमें सुना और हमारी बात को समझे, और हमें उम्मीद है, ऐसा है कि आप सभी लोग इस मार्च क्लोजिंग में जी जान लगा देंगे, मेहनत करेंगे अपने स्टेट्स के लिए और बेस्ट रिजल्ट लेकर के आएंगे। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच इतना देर सुनने के लिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।